तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग रिफॉर्म मूवमेंट्स पढ़ रहे हैं और पिछले सेशन में हमने क्या पढ़ा था, देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था वुमेन रिफॉर्म मूवमेंट्स और सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। और आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कास्ट मूवमेंट्स, पीजेंट मूवमेंट्स और ट्राइबल मूवमेंट्स। तो ये तीन हमारे रिफॉर्म मूवमेंट्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे। मोस्टली इसको रिफॉर्म मूवमेंट्स नहीं, एक प्रकार से आप अपराइजिंग मान सकते हैं। जो दबे कुचले लोग हैं वो जब अपराइजिंग करते हैं तो ऐसा कुछ सिचुएशन आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो रिफॉर्म मूवमेंट्स में कुछ हमारे नायक यहाँ पे आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं। अब बताइएगा कौन है ये। तो ये है ज्योतिबा फुले, ये है वासुदेव बलवंत फाड़के। तो ये आपके पीजेंट मूवमेंट के एक नेता हैं और यहाँ पे आप कास्ट मूवमेंट के यहाँ पे एक नेता आप देख पा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अब बात करेंगे हम लोग कास्ट मूवमेंट्स की। कास्ट मूवमेंट बेसिकली ये होता है कि हमारे समाज में ऐसा कुछ सिचुएशन हो गया था, एक हाई कास्ट हुआ करता था, एक आपका लो कास्ट हुआ करता था। तो हाई कास्ट में आपके मेनली ब्राह्मण्स आते थे और लो कास्ट में आपके दलित्स आते थे। और यहां पे कुप्रथा ऐसी भी चली हुई थी कि जो दलित लोग हैं वो अनटचेबल्स भी कहलाते थे, वो आपके अनटचेबल्स भी कहलाते थे। तो छुआछूत की प्रॉब्लम भी हमारे समाज में थी, काफी ज्यादा बुरा सिचुएशन था। तो ऐसे बुरे सिचुएशन से डील करने के लिए कुछ ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि इस प्रकार का जो सिस्टम चल रहा है जहां पे दलित्स की सिचुएशन काफी खराब है और महिलाओं की सिचुएशन भी काफी खराब है, तो ऐसे सिचुएशन को बेटर कैसे करें, उसके लिए कुछ लोगों ने कुछ मूवमेंट्स चालू किए थ्रू आउट इंडिया। उसके बारे में ही हम लोग यहां पे देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सत्य शोधक समाज की। तो आपका सत्य शोधक समाज वॉज फाउंडेड बाई ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले आपके सत्य शोधक समाज के फाउंडर थे। तो भाई इनका एम क्या था कि भाई दलित्स का जो सफरिंग है वो कम हो, महिलाओं की सफरिंग कम हो और इनमें एजुकेशन बढ़े। मोस्टली एजुकेशन के लिए दलित्स में और महिलाओं में एजुकेशन बढ़े। और ये जो कुप्रथाएं चली आई है इनके अगेंस्ट आपके सोसाइटी में अवेयरनेस भी स्प्रेड होना चाहिए। तो ये एम था आपका सत्य शोधक समाज का। कब स्टार्ट हुआ देखिए 1873। अब देखिए यहाँ पे डेट्स वगैरह थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन पूछ लेंगे, कह देंगे कि भाई ये वाला मूवमेंट 4 मूवमेंट दे देंगे, उनके 4 डेट दे देंगे और मैच द फॉलोइंग करते रहिए। ठीक है, तो इसमें आपको कभी कभी ऐसा होता है 1-2 अगर आपको मालूम है या थोड़ा बहुत आइडिया है तो ऑप्शन देख के आप सही आंसर मार्क कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत डेट्स को हमें ध्यान में रखना है हमेशा। ठीक है, तो ये तो इनका एम हो गया। किसके अगेंस्ट है? अपर कास्ट और अपर कास्ट का डोमिनेंस, मोस्टली ब्राह्मण्स का डोमिनेंस के अगेंस्ट ये करते थे। इन्होंने कहा कि कोई कास्ट सिस्टम तो होना ही नहीं चाहिए, किसी प्रकार के रिचुअल या आइडल वर्शिप या किसी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में बिलीव नहीं करते थे। किसी भी प्रकार के रिलीजियस स्क्रिप्चर्स और आइडल वर्शिप में भी इनका बिलीव नहीं था, रिचुअल्स में तो था ही नहीं। तो ऐसे सोसाइटी का निर्माण करना चाहते थे जहां ये सब चीजें ना हो। ठीक है, देखिए सत्य शोधक समाज की बात करें तो सबसे पहले क्या बात करनी है हमें, 1873 में स्टार्ट किया गया। डेट याद रखिए। इसके अलावा काम क्या करते थे? सोशल सर्विस करते थे, एजुकेशन बढ़ाना चाहते थे ये लोअर कास्ट लोगों का और महिलाओं का। ठीक है, इसके लिए इन्होंने काफी काम भी किया, जैसे कि विडो रीमैरिज के ऊपर का एक मूवमेंट चालू किया। और जो विडोज हो गए हैं, विडोज की सिचुएशन वहां पे काफी खराब थी, तो विडोज के सिचुएशन में हेल्प करने के लिए इन्होंने आपके विडो होम्स भी खोले। 1854 से 4 को खोला था इन्होंने होम फॉर विडोज। ठीक है, अच्छा इनकी खुद की कम्युनिटी भी थी, माली कम्युनिटी से आते थे, यानी कि लोअर कास्ट कम्युनिटी से आते थे ज्योतिबा फुले। ठीक है, ये फाउंडर थे आपके सत्य शोधक समाज के। और ये 1827 टू 1890 ये इनका जन्म होता है और 1890 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और सत्य शोधक समाज इन्होंने स्टार्ट किया था 1873 में। कुछ किताबों की बात करें तो इन्होंने लिखा था सार्वजनिक सत्य धर्म। सार्वजनिक सत्य धर्म इनकी किताब थी और गुलामगिरी भी इनकी एक किताब थी। इनको महात्मा भी बुलाया जाता था, महात्मा फुले भी बोलते थे। और इनका सिंबल था राजा बलि। तो राजा बलि और श्री राम की कहानी आपने सुनी होगी कि श्री राम ने राजा बलि को क्या कहते हैं मार दिया था। तो बेसिकली एक तरीके से हर चीज में इन्हें ब्राह्मण्स को अपोज करना था। तो जो ब्राह्मण्स थे उनका सिंबल हुआ करता था श्री राम और उनके अपोजिट में ये कहते थे कि इनका सिंबल है राजा बलि। तो इस प्रकार से हर चीज में ब्राह्मण्स का अपोज करना था, इसलिए ये सिंबल रखा था ज्योतिबा फुले ने। हालांकि समाज में इन्होंने काफी बड़ा योगदान दिया आपके एजुकेशन फील्ड में और डिप्रेस क्लास को ऊपर लाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये है ज्योतिबा फुले सत्य शोधक समाज। कब आया है? 1873। ये सब याद रखना है हमें। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अरावीपुरम मूवमेंट।
तो जो अरावीपुरम मूवमेंट में क्या पढ़ना है आपको, सबसे पहले पढ़ना है कि इनके लीडर कौन थे, फाउंडर कौन थे। फाउंडर कौन थे? श्री नारायण गुरु याद रखिए। इन और डेट याद रखना है, कब इन्होंने स्टार्ट किया था अरावीपुरम मूवमेंट। तो ये शिवरात्रि का दिन था और 1888 याद रखना है। बेसिकली शिवरात्रि का दिन ना भी याद रखें अगर तो आप, तो 1888 में आपका अरावीपुरम मूवमेंट स्टार्ट किया गया बाई श्री नारायण गुरु। ये आप श्री नारायण गुरु को यहां पे देख सकते हैं। तो इनके शिष्य भी थे एक डॉक्टर पलपू। जब श्री नारायण गुरु का देहांत होता है, उनके डेथ के बाद, अपने गुरु का मैसेज को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने एक और आपके संस्था की स्थापना करी जिसका नाम है श्री नारायण धर्म परिपालना योगम। श्री नारायण धर्म परिपालना योगम या SNDP योगम, ऐसे याद रख सकते हैं। तो अगर आपसे पूछे नारायण धर्म परिपालना योगम किसने स्टार्ट किया, तो डॉक्टर पलपू ने, जो कि शिष्य थे किसके? श्री नारायण गुरु के। अच्छा, ये कहां का मूवमेंट है, लोकेशन क्या है? तो केरला के सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए इनका मूवमेंट था अरावीपुरम मूवमेंट। इवन बाद में देखिए वाइकॉम सत्याग्रह में भी आपके अरावीपुरम मूवमेंट का पूरा सपोर्ट मिला। ठीक है, वाइकॉम मूवमेंट में भी मिला। वाइकॉम सत्याग्रह ये आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम का ये सत्याग्रह है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हम लोगों ने कर ली अरावीपुरम मूवमेंट की। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे द जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी क्या है? तो जस्टिस पार्टी का दूसरा नाम यहां पे है साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन भी बोला जाता है इसको। और कब फॉर्म हुआ? देखिए 1916 में ये फॉर्म होता है बाई डॉक्टर सी नतेशा मुदलियर। इसके अलावा और भी इनके फाउंडर्स से को फाउंडर्स थे TM नायर, पी थ्यागराया चेट्टी और अलामेलू मनगई, थयारामल। तो ये आपके कुछ को फाउंडर्स हैं। तो ये मुदलियर साहब का नाम याद रखना है आपको। ठीक है, 1916 भी आपको ध्यान रखना है। जस्टिस पार्टी। अभी जस्टिस पार्टी बेसिकली इनका एम क्या था? इनका एम था कि जो नॉन ब्राह्मण्स है मद्रास के जो नॉन ब्राह्मण्स है उनका रिप्रेजेंटेटिव करना। एक प्रकार से द्रविडियन मूवमेंट का स्टार्ट भी यहां से हुआ। द्रविडियन मूवमेंट का स्टार्ट यहां से होता है। ये कहते हैं कि भाई हमको कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन चाहिए और एजुकेशनल और रिलीजियस रिफॉर्म्स भी चाहिए। ठीक है, और ये एंटी हिंदी भी थे, मतलब हिंदी भाषा के अगेंस्ट में इन्होंने काफी ज्यादा आपका मूवमेंट चलाया 1937 से 1940 के बीच में। ठीक है, तो यही तो है द्रविडियन मूवमेंट कि हिंदी भाषा से दूर और जो द्रविडियन भाषा है उनको ज्यादा फोकस में रखना है। तो ये आपका था जस्टिस पार्टी साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन। तो जस्टिस पार्टी हमने समझ लिया और मुदलियर साहब का नाम याद रख लिया। 1916 डेट भी हमें याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, फिर आते हैं हम लोग नायर मूवमेंट। अब देखिए नायर मूवमेंट में आपके सारे लीडर्स हैं, उनके नाम देखिए CV रमन पिल्लई, के रामाकृष्ण पिल्लई और M पद्मनाभ पिल्लई। तो ये रमन पिल्लई साहब और पद्मनाभ पिल्लई साहब इंपॉर्टेंट यहां पे होते हैं क्योंकि रमन पिल्लई साहब ने मलयाली मेमोरियल चालू किया था 1991। तो ये भी बेसिकली नायर मूवमेंट भी आपका मोस्टली केरला साइड में ही था। ठीक है, डिप्रेस क्लास मूवमेंट कहां का था? केरला का था और 1861 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद 1891 में मलयाली मेमोरियल बनाया जाता है बाय रमन पिल्लई और पद्मनाभ पिल्लई ने बनाया था, फाउंड किया था नायर सर्विस सोसाइटी इन 1914। तो ये बेसिकली नायर कास्ट का एक मूवमेंट था। ठीक है, नायर कास्ट जिनको बेसिकली आपका लोअर कास्ट माना जाता था और पॉलिटिकली काफी इनको डोमिनेट किया जाता था किनके द्वारा? ब्राह्मण्स के द्वारा, नंबूद्री ब्राह्मण्स। ठीक है, और जो नॉन मलयाली ब्राह्मण्स है वो भी इनको डोमिनेट किया करते थे नायर कास्ट को। तो नायर कास्ट के उत्थान के लिए ये आपका नायर मूवमेंट स्टार्ट किया गया बाय दीज लीडर्स इन 1861। तो ये ध्यान में रखना है हमें। अब हमने जस्टिस पार्टी ऑलरेडी पढ़ा है। जस्टिस पार्टी के सपोर्ट से एक और आपका मूवमेंट स्टार्ट होता है जिसे कहते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। किसके द्वारा स्टार्ट होता है, कब स्टार्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो 1925 में स्टार्ट होता है। किसके द्वारा? E.V. रामास्वामी नायकर। E.V. रामास्वामी नायकर, इनका शॉर्ट में नाम बोलते थे इनको पेरियार। तमिलनाडु में ये स्टार्ट होता है। इनका भी वही सेम एम है। एम देखिए सबका सेम है, ब्राह्मणिकल हेजीमनी, ठीक है, को खत्म करना। इक्वल राइट्स फॉर वुमेन एंड बैकवर्ड क्लासेस और वुमेन के राइट्स के लिए फाइट करना। द्रविडियन लैंग्वेजेस को दोबारा से आपका ऊपर लाना। ठीक है, थोड़ा एंटी हिंदी भी हो जाते थे ये, हिंदी के थोड़े अपोज में भी हो जाते थे ये सारे। और सोशल इक्वालिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ ऑपरेस और वही कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में इनको काम करना है। रैशनल सोसाइटी बनानी है बिना कास्ट के, बिना रिलीजन के और बिना गॉड के। तो ये आपके एथिस्टिक भी थे, यानी कि गॉड पे बिलीव नहीं करते थे, रिलीजन पे बिलीव नहीं करते थे और कास्ट पे तो बिल्कुल ही नहीं करते थे। तो ऐसे सोसाइटी का निर्माण करना चाहते थे आपके ये नायकर साहब, जिनको पेरियार भी बोला जाता है।
इन्होंने जर्नल निकाला कूदी अरासू, आपसे पूछा जाएगा कूदी अरासू जर्नल किसने निकाला, आप कहिए नायकर साहब ने निकाला, पेरियार साहब ने निकाला, ठीक है। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट है ये आपका 1925 में। तो देखिए पहले आया आपका जस्टिस पार्टी, उसके बाद आता है आपका सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग नादार मूवमेंट। देखिए नादार मूवमेंट बेसिकली वही एक कास्ट मूवमेंट था, कहां था, तमिलनाडु में था। तो ये स्टार्ट हुआ था, एक नादार महाजन संगम बनाया गया था 1910 में। नादार्स बेसिकली अनटचेबल कास्ट थी, अनटचेबल्स मानते थे और इनको और एग्रीकल्चर लेबर हुआ करते थे, जिनको शानन भी बुलाया जाता था, शानन, ठीक है। तो 19th सेंचुरी के एंड आते आते ये काफी अमीर हो गए थे, प्रॉस्परस हो गए थे और ट्रेडिंग क्लास बन गया था इनका, ट्रेडर्स का काम करते थे, मर्केंटाइल क्लास बोलते हैं इनको। तो इनको और ये खुद को फिर नादर बोलने लगे, नादर, शानन बोला जाता था पहले, उसके बाद ये खुद को नादर बोलने लगे और कहा कि भाई हम अपनी जाति खुद मानेंगे, हम खुद को क्षत्रिय मानते हैं, हम क्षत्रिय स्टेटस के हैं। और अपर कास्ट के जो भी कस्टम्स है वो फॉलो करने लगे, उनके मैनरिज्म फॉलो करने लगे, खुद को इन्होंने अपर कास्ट का क्लेम करने लग गए जब ये प्रॉस्परस हो गए। तो ये थी आपके नादर मूवमेंट की कहानी। आगे बढ़ते हैं डिप्रेस क्लास मूवमेंट। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि डिप्रेस क्लास मूवमेंट आपका 1924 में स्टार्ट किया गया था बाय डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। तो ये महार कम्युनिटी से आते थे। महार कम्युनिटी एक अनटचेबल कम्युनिटी हुआ करती थी महाराष्ट्र में, जिनकी सिचुएशन के लिए फाइट किया था डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब ने। तो इन्होंने देखिए कहा था कि भाई पब्लिक प्लेसेस में आने का राइट होना चाहिए, टेंपल्स में आने का राइट होना चाहिए, नहीं मिलता था। पब्लिक प्लेसेस में को यूज करने का राइट नहीं मिलता था महार कम्युनिटी को, कहते थे ये अनटचेबल्स हैं, पब्लिक प्लेसेस पे नहीं दिखने चाहिए, टेंपल्स पे तो बिल्कुल नहीं दिखने चाहिए। तो ये डिमांड इन्होंने किया कि भाई ये एक इनह्यूमन चीज है, जो अनटचेबिलिटी का जो इनके साथ हो रहा है, इनको राइट मिलना चाहिए पब्लिक प्लेसेस और टेंपल्स यूज करने का। और इवन इन्होंने मांगा कि हमारा सेपरेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में, क्योंकि जब तक हमको पॉलिटिकल पावर नहीं मिलेगी, जब तक हमें पॉलिटिकल पावर नहीं मिलेगी, तब तक हमारे कम्युनिटी को ग्रोथ कैसे कर पाएगा। तो इसके लिए इन्होंने 1924 में सबसे पहले बनाया डिप्रेस क्लासेस इंस्टीट्यूशन। और आपका 1927 में एक आपका मराठी, देखिए 1927 में दो काम हुए हैं। सबसे पहले इन्होंने बनाया समाज समता संघ, SSS, ठीक है, ये समाज समता संघ इन्होंने बनाया 1927 में इन्होंने समाज समता संघ बनाया। और उसके बाद हमको पता है साइमन कमीशन आता है ना, साइमन कमीशन आता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो साइमन कमीशन से इन्होंने बात की कि भाई देखिए हम लीडर हैं डिप्रेस क्लासेस के, हमको कुछ मिलना चाहिए, रिजर्वेशन वगैरह मिलना चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग भी कर दी। तो उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे ये सब बातें। तो उसके बाद देखिए ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन आपका फॉर्म होता है, ठीक है, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन फॉर्म होता है 1930 में, ताकि भाई शेड्यूल कास्ट को रिप्रेजेंटेशन मिल सके। तो इन्होंने शेड्यूल कास्ट के रिप्रेजेंटेशन के लिए काफी फाइट किया, क्योंकि वो कह रहे हैं भाई उत्थान तभी होगा जब हम लोग डिसीजन मेकिंग बॉडीज में आएंगे, पॉलिटिकल पावर मिलेगी हमें। तो इसके लिए इन्होंने फाइट किया था, साइमन कमीशन से भी बात की थी। उसके बाद आगे जाके देखेंगे कि भाई इनकी बात मान भी ली गई थी, और लेकिन फिर गांधी जी ने अपोज किया था, और फिर पूना पैक्ट होता है, और ये सारी बातें हम लोग आगे देखेंगे। अभी के लिए केवल इतना ही। तो उसके बाद शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इन्होंने फाउंड किया 1942 में। 1942 में जब इंडिया में बेसिकली क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, उस समय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इन्होंने फाउंड किया। तो ये कुछ आपके इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस जो इन्होंने बनाए हैं, उनके नाम याद रखना है। डिप्रेस क्लास इंस्टीट्यूशन, समाज समता संघ, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन 1930 में, और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन सबसे लास्ट में 1942। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है क्योंकि अंबेडकर साहब से रिलेटेड है। नेक्स्ट टेंपल एंट्री मूवमेंट 1924 में। तो ये हमने देखा था वाइकॉम सत्याग्रह। वाइकॉम सत्याग्रह आपका 1924 में हुआ था, एक्चुअली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के थोड़ा बाद हुआ ये वाइकॉम सत्याग्रह। तो इसको लीड किया था के.पी. केशवा ने। हमने देखिए अरावीपुरम मूवमेंट से भी हमने कहीं ना कहीं लिंक देखा वाइकॉम सत्याग्रह का, कि इन्होंने भी पूरा वाइकॉम सत्याग्रह में हेल्प किया था। अगर आपसे लीडर पूछा जाए तो आप कहिए के.पी. केशवा। गांधी जी भी केरला में गए थे सपोर्ट करने टेंपल एंट्री मूवमेंट। तो ये टेंपल एंट्री मूवमेंट का लीडर याद रखिए के.पी. केशवा, डेट याद रखिए 1924। मूविंग ऑन, तो यहां पे देखिए 1970 से ही बेसिकली कांग्रेस हरिजन मूवमेंट चालू किया गया, बेसिकली डिप्रेस क्लासेस को हेल्प करने के लिए। लेकिन ये जो कैंपेन हरिजन कैंपेन है, ये बाद में जब आपका ऐसे गांधी और पूना पैक्ट हुआ था, सॉरी पूना पैक्ट में हमने देखा था किस तरीके से कांग्रेस और अंबेडकर साहब के बीच में एक पैक्ट होता है। उसके बाद से गांधी जी ने पूरा हरिजन उत्थान, एक बिल्कुल फोकस वे में हरिजन उत्थान पे काम करना चालू किया, हरिजन यात्रा स्टार्ट किया, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट चालू किया, ठीक है।
और गांधी जी ने ये हरिजन जो टर्म है कॉइन किया, इसका मतलब होता है चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो देखिए पूना पैक्ट के बाद गांधी जी पूरी तरीके से आपके आफ्टर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये पूरी तरीके से अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए एकदम फोकस्ड वे में काम करना चालू कर दिए। 1932 में इन्होंने स्टार्ट किया ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। अब देखिए ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग लिख के अगर क्वेश्चन में आएगा तो बी आर अंबेडकर साहब को मार्क नहीं करना है, गांधी जी को मार्क करना है। और वीकली इनका था आपका हरिजन। और आपके अंबेडकर साहब का क्या था, अंबेडकर साहब का याद रखना बहिष्कृत भारत 1927 में स्टार्ट किया गया था। 1927 में बहिष्कृत भारत स्टार्ट किया गया था। और हरिजन जो वीकली है ये स्टार्ट किया था 1933 बाई महात्मा गांधी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कैवर्त रिवॉल्ट। कैवर्त ये रिवॉल्ट मिदनापुर बंगाल में स्टार्ट किया गया और ये भी लोअर कास्ट लोगों के द्वारा स्टार्ट किया गया। और इन्होंने जो खुद को महिष्या बोलते थे, महिष्या, तो महिष्या जो है ये मिदनापुर के लोअर कास्ट थे जिन्होंने खुद को महिष्या बोलना चालू किया। और इन्होंने स्टार्ट किया जाति निर्धारणी सभा इन 1897 और महिष्य समिति इन 1901। तो ये फिर बाद में नेशनलिस्ट मूवमेंट में भी इनका काफी बड़ा रोल होता था, इसका महिष्य समिति का। तो अभी तक तो हम लोगों ने देखा सोसाइटल रिफॉर्म्स मूवमेंट, तो रिफॉर्म मूवमेंट मोस्टली हम लोग देख रहे थे। अभी से हम लोग देखेंगे पीपल्स रेजिस्टेंस, कि ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज इतनी बेकार हो गई थी कि लोग आ गए थे तंग। और अलग अलग सोसाइटी के जो लोग हैं, अलग अलग स्टेट ऑफ सोसाइटी के लोग कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स से परेशान होते हैं और ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपराइजिंग्स करते हैं। ठीक है, तो कैसे कैसे अपराइजिंग्स हमें देखने को मिलेंगे, तो पीजेंट अपराइजिंग्स देखने को मिलेगा, फिर ट्राइबल अपराइजिंग्स देखने को मिलेगा जो आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे सिविल अपराइजिंग्स और मिलिट्री अपराइजिंग्स, और मिलिट्री अपराइजिंग्स में ही आपका 1857 रिवोल्ट भी आ जाएगा, तो वो भी कवर कर लेंगे। तो ये पूरी कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब देखेंगे, देखिए क्या क्या ऐसी पॉलिसीज थी जिसकी वजह से लोग परेशान हुए। पहली बात, आपका लैंड रेवेन्यू सिस्टम बहुत ही बेकार हुआ करता था और उसके वजह से ट्राइबल लैंड भी कब्जा लिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो ट्राइबल्स ने इसलिए रिवोल्ट कर लिया। तो ट्राइबल सेटलमेंट्स वगैरह थी वो कब्जा लेते हैं। तो और लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स जैसे परमानेंट सेटलमेंट वगैरह है, ये सब भी हुआ जिसकी वजह से लोग परेशान हुए, पीजेंट्स परेशान हुए। और पीजेंट्स को अपने लैंड से बाहर कर दिया गया। जमींदारी सिस्टम में क्या था, तो पीजेंट्स को तो कोई राइट ही नहीं था, जमींदार को राइट हुआ करता था, उनको हुआ करता था ओनरशिप ऑफ लैंड। तो काफी दिक्कतें थी, इसलिए पीजेंट्स रिवोल्ट किए कई जगह। उसके बाद आपके जमींदार लोग पीजेंट्स को बिना मतलब के परेशान करते थे, जरूरत से ज्यादा टैक्स वसूलते थे, नहीं देने पर उनके उन पे वायलेंस भी हुआ करता था। तो ऐसे सिचुएशन में पीजेंट्स ने रिवोल्ट किया। नए नए टैक्सेस इंट्रोड्यूस होते हैं जैसे कि हमें पता है। और इस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर को तो बर्बाद किया ही गया, इसके अलावा इंडस्ट्री सेक्टर को बर्बाद किया गया। कैसे, ब्रिटिश गुड बिना किसी ड्यूटी देकर इंडिया में आते थे और इंडिजिनस जो इंडिया में बने हुए जो गुड्स हैं उनसे ज्यादा चीप हुआ करते थे और क्वालिटी भी उनकी हाई हुआ करती थी, क्योंकि भाई मशीन से बन के आ रही हैं तो भाई मास प्रोडक्शन हो रहा है तो सस्ती पड़ती है और क्वालिटी भी बेटर होती है क्योंकि मशीन मेड गुड्स थी। इंडिया की इंडस्ट्री में ऐसा था, हैंडमेड गुड्स ज्यादा था। अभी इस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडिया में तो आया नहीं था, तो इसलिए सिचुएशन थोड़ी सी दिक्कत में थी और इसके वजह से लोग जो इंडियन गुड्स से खरीदना बंद कर दिए, ब्रिटिशर्स गुड खरीदने लगे, तो इंडियन जो इंडस्ट्री है वो यहां पे खत्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद फाइनली 1905 के आसपास आपका स्वदेशी मूवमेंट वगैरह स्टार्ट होता है, जिसमें हम लोग कहते हैं भाई स्वदेशी लीजिए, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कीजिए। उसके बाद सिचुएशन थोड़ी सी बेटर हुई, लेकिन उससे पहले तो आपका इंडिजिनस इंडस्ट्री यहां पे डिस्ट्रॉय कर दी गई। इसके अलावा आपका इंटरमीडिएरी रेवेन्यू, अब देखिए जमींदारी सिस्टम में एक जमींदार था, उसके नाम पे आपका लैंड अलॉटेड है, उसने एक दूसरे को अलॉट कर दिया। कहता है एक काम करो, मैं तो आराम से बैठूंगा, तुम मेरे तरफ से काम कर दो, उसके मतलब और कुछ पैसे ले लेना। तो जो दूसरा बंदा था वो था इंटरमीडिएरी, वो जमींदारी नहीं है, जमींदार ने उसको अलॉट कर रखा है काम करने के लिए, जमींदार का ही काम करने के लिए उसने एक बंदा हायर कर दिया है। और ये जो व्यक्ति है ये टैक्सेस और बढ़ा के ले रहा है, क्योंकि ये पीजेंट से टैक्सेस लेगा, कुछ अपने पास रखेगा, कुछ जमींदार के पास देगा, जमींदार अपने पास रखेगा, फिर ब्रिटिशर्स को ट्रांसफर करेगा। इस प्रकार के इंटरमीडिएरीज की वजह से सारा बर्डन किसके ऊपर पड़ रहा है, पीजेंट्स के ऊपर पड़ रहा है। दिक्कत में कौन आ रहा है, पीजेंट्स आ रहे हैं। तो ऐसा सिचुएशन हो गया था। तो कलेक्टर्स, टेनेंट्स, मनी लेंडर्स, अच्छा मनी लेंडर्स की भी प्रॉब्लम है भाई, पैसे जब दे नहीं पा रहे हैं टैक्स, तो टैक्स कौन जा रहे हैं, ये मनी लेंडर्स के पास जा रहे हैं कि भाई हमें पैसा दे दीजिए, हमें टैक्स देना है। तो मनी लेंडर्स भी सिचुएशंस क्रिएट कर देते थे, हाई आपके जो इंटरेस्ट रेट्स पे आपके टैक्स दिया करते थे, पीजेंट्स और परेशान। तो यहां पे जो एग्रीकल्चर पीजेंट था उसको हर कोई एक्सप्लॉइट करने में लगा हुआ था, तो ये सिचुएशन भी था।
इसके अलावा देखिए आपके स्कॉलर्स, पहले जब राजा महाराजाओं का टाइम हुआ करता था तो कुछ कोई पेंटर हायर कर लेता था, कोई म्यूजिशियन हायर कर लेता था, कोई कोई बढ़िया आर्टिसन होता था उसको हायर कर लेता था। तो ये लोग राजाओं के पास हायर होते थे, स्कॉलर्स हायर होते थे, फिलोसोफर्स हायर करते थे, ठीक है। तो राजा के अंडर में काम करते थे, उनका भरण पोषण होता रहता था। अब ब्रिटिशर्स को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, तो ये जो स्कॉलर्स थे उनको पैट्रोनेज देने वाले जो राजा महाराजा हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। तो ये एक गुस्सा तो था ही, ऊपर से आपने इंग्लिश लैंग्वेज को थोप दिया लोगों पे, तो थोड़ा इनका फॉरेन कैरेक्टर के आने की वजह से भी, वेस्टर्न कल्चर आने की वजह से भी लोगों को प्रॉब्लम था, वेस्टर्न एजुकेशन से, वेस्टर्न कल्चर से, ठीक है। क्योंकि भाई उनका पहले तो भाई आपके जो राजा हुआ करते थे उनके आपके कोर्ट में पर्शियन चल रहा है, उसके बाद में ऐसा हुआ कि भाई इंग्लिश कर दिया गया, तो वो लोग कह रहे थे भाई हमारी रोजी रोटी छिन गई यहां पे। तो इस तरीके से जो फॉरेन कैरेक्टर था ब्रिटिशर्स का, जो वो इंपोज कर रहे थे इंडियंस पे, जिसकी वजह से लोगों ने रेबेल करना चालू किया। तो यही रेबेलियन हम लोग देखेंगे आज के सेशन में, पीजेंट रेबेलियन और ट्राइबल रेबेलियंस। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए पीजेंट मूवमेंट्स की बात करते हैं हम लोग। पीजेंट मूवमेंट्स में सबसे पहले बात करेंगे हम लोग वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में अब देखिए यहां पे जब जो भी हम लोग मूवमेंट डिस्कस करेंगे उसके लीडर्स आपको ध्यान में रखने हैं। लीडर्स को याद कर लीजिए, काफी सारे हैं, जानते मुश्किल है लेकिन इसको याद तो करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। लीडर को याद करना पड़ेगा और कोई भी डेट है, किस पीरियड में आपके ऐसे ये रिवोल्ट मूवमेंट्स होते हैं और लोकेशन कहां पे हुआ। तो ये तीन चीजें हमको ध्यान में रखनी है मोस्टली, ठीक है, रखनी ही है। बाकी सब जो बताया जा रहा है वो भी ध्यान में रखिए। जैसे कि सबसे पहले आपका बारासात रेबेलियन हुआ था बंगाल में, जिसको नारकेल बेरिया अपराइजिंग भी बोलते हैं। लीडर कौन थे? टीटू मीर हुआ करते थे लीडर, और वो इंडिगो प्लांटर्स थे, उनके अगेंस्ट में ये रिवॉल्ट हुआ था। और उस समय जो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, हिंदू लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, वर्कर्स मोस्टली मुस्लिम होते थे, तो हिंदू लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में भी ये रेबेलियन होता है। और ये बेसिकली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे ही ये रेबेलियन हुआ था, बारासात रेबेलियन, याद रखिए। तो आपसे पूछेगा बारासात रेबेलियन का लीडर कौन है? आप कहिए टीटू मीर। डेट कब हुआ था? डेट तो वही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब हुआ था 1920s के आसपास, आप देख सकते हैं। ये लोकेशन कहां पे? बंगाल में, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, तो ये अच्छा लोकेशन को थोड़ा और अच्छे से देखेंगे। 24 परगना, नादिया और फरीदपुर जो कि अभी बांग्लादेश में है, तो इन एरियाज में आपका फरीदपुर बांग्लादेश में है, 24 परगनाज आपका इंडिया में ही है। तो ये सारे जो एरियाज हैं यहां पे हम देखेंगे ये रिवोल्ट हुआ था, टीटू मीर का रिवोल्ट, बारासात रेबेलियन। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फर्जी रिवोल्ट या फर्जी रेबेलियन। तो ये फरीदपुर में हुआ था। फरीदपुर हम जानते हैं आज अभी मॉडर्न बांग्लादेश में है। कब हुआ था? देखिए 1938 टू 57। फर्जी रिवोल्ट 1938 टू 1957। स्टार्ट किसने किया? तो फाउंडर थे शरीयतुल्लाह के मरने के बाद दादू मियां ने इसको कंटिन्यू किया। तो यहां पे टीटू मीर और दादू मियां हमने देखा। फर्जी रेबेलियन, याद रखिए डेट ऐसे याद रखिए फर्जी का। तो फर्जी रेबेलियन था, 1838 में चालू हुआ और आपका 1857 रिवोल्ट जब हुआ था उसी में एंड हो गया। रिवोल्ट के साथ इसको भी दबा दिया गया, फर्जी रिवोल्ट को। नेक्स्ट, अब कुछ और बात करते हैं। अब यहां बंगाल की ही बात हो रही है, बंगाल में बांग्लादेश वाले रीजन की ही बात हो रही है, जहां पे माइमेंसिंग डिस्ट्रिक्ट है। तो माइमेंसिंग डिस्ट्रिक्ट में आपके हजोंग ट्राइब और गारो ट्राइब आपके रहते हैं। तो ये बेसिकली एक प्रकार के ट्राइबल रिवोल्ट भी मान सकते हैं आप इसको। तो यहां पे बेसिकली ये ट्राइबल रिवोल्ट नहीं है, ये मतलब पीजेंट्स हुआ करते थे, पीजेंट रिवोल्ट ही मानेंगे इसको। तो इसके लीडर्स थे आपके करम सिंह और टीपू शाह। डेट देखिए, ध्यान में देखिए, 1925 टू 1935। तो सबसे पहले यही हुआ ना, जितने भी मूवमेंट अभी तक पड़े उसमें सबसे पहले कौन सा हुआ? पागलपंथी के बाद फिर हम कह सकते हैं फर्जी रेबेलियन हुआ, ठीक है। और फर्जी के बाद भी हम नेक्स्ट रेबेलियन की बात करेंगे, दैट इज इंडिगो रिवोल्ट, ठीक है। तो पागलपंथी में क्या याद रखना है? 1825 टू 35, और ये सबसे पहला रिवोल्ट आप मान सकते हैं, ठीक है, जितने भी हमने पढ़े। और इसके बाद आपका फर्जी रिवोल्ट होता है। फर्जी रिवोल्ट में शरीयतुल्लाह एंड दादू मियां। उसके बाद देखिए इंडिगो रिवोल्ट 1859 टू 60, यहां पे आपके विश्वास ब्रदर्स, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ये लीडर थे इंडिगो कल्टीवेटर्स के। तो इंडिगो कल्टीवेटर्स में हम जानते हैं उनके ऊपर काफी अत्याचार होता था। उनको कहते थे कि भाई इतना आपका लैंड है, लैंड में कुछ एरिया में आप इंडिगो उगाइए। इंडिगो मतलब नील की खेती कीजिए। नील की खेती करेंगे तो भाई उनसे थोड़ा टैक्स वैक्स कम वसूला जाता था। और नील की खेती इसलिए करवाते थे कि भाई आपको नील की सप्लाई करनी है डाइज बनाने में। तो ये सब कहानी हम लोग आगे देखेंगे इंडिगो रिवोल्ट में। तो ये बेसिकली नहीं लगाना चाहते हैं, ये जबरदस्ती इनसे नील लगवाया जाता था। अब नील को खा तो नहीं सकते, खाएंगे तो वो क्या कहते हैं अनाज ही, और अनाज के बदले ये नील उगाया जा रहा है इनसे जबरदस्ती, ठीक है।
और बाद में ऐसा हो गया था, जर्मन डाइज आ गए थे, तो ये नेचुरल डाइज खत्म हो गए थे, तो ये जो डाई इन्होंने उगाया इसका इनको प्रॉपर पेमेंट मिल नहीं पाया और टैक्स से भर नहीं पाए। तो ये जो जबरदस्ती नील उगाने वाला जो सिस्टम है ये ठीक नहीं था और लोगों के लिए, लोग इनको पसंद नहीं करते थे। तो खैर इनके बारे में बाद आगे भी डिस्कस करेंगे। तो यही इंडिगो कल्टीवेटर्स के लीडर थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ये देखिए 1857 रिवोल्ट के बाद में है। तो मैं देखा पागलपंथी पहले हुआ, उसके बाद फर्जी हुआ, फिर आपका इंडिगो रिवोल्ट हुआ, ठीक है। और टीटू मीर वाला तो आपका नॉन कोऑपरेशन है, तो बात की बात है, ठीक है। और इसी रिवोल्ट के कारण 1860 में आपका इंडिगो कमीशन आपका स्थापित किया गया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पबना। पबना हुआ इसके बाद, देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज्ड है। पबना डिस्ट्रिक्ट आपका ईस्ट बंगाल में पड़ता है, जहां पे जमींदारों के अगेंस्ट ये रिवोल्ट करते हैं। लीडर्स याद रखने आपको, सतीश चंद्र रे, कूदी मुल्ला और शंभूपाल, ठीक है। सतीश चंद्र रॉय, शंभूपाल और कूदी मुल्ला। और सपोर्ट किया गया था भाई बीसी चैटर्जी एंड आरसी दत्ता। और इस पर्टिकुलर रिवोल्ट के कारण आता है बंगाल टेनेंसी एक्ट। देखिए एक्ट आ रहा है, एक रिवोल्ट हो रहा है और इनको उसके बाद एक एक्ट आ जा रहा है। तो बंगाल टेनेंसी एक्ट क्यों आया था? क्योंकि पबना वालों ने रिवोल्ट किया था। और इंडिगो कमीशन कब आया? 1860 में। क्यों? क्योंकि इंडिगो रिवोल्ट हो गया था, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है। तो पागलपंथी, फर्जी, इंडिगो और पबना लाइन से लगे हुए हैं, क्रोनोलॉजी याद रखनी है हमें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बंगाल को छोड़ के पहुंचते हैं हम लोग साउथ में, मलाबार अपराइजिंग। मलाबार अपराइजिंग 1836 टू 1854 में हुआ था। फिर देखिए बात करते हैं डेक्कन पीजेंट अपराइजिंग और रामोसी अपराइजिंग। देखिए सबसे पहले आपका डेक्कन पीजेंट अपराइजिंग हुआ कहां पे? पूना में। पूना में खरदे विलेज में हुआ था। और यहां पे गुजराती और मारवाड़ी जो मनी लेंडर्स थे, जो ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया करते थे पीजेंट से, उनके खिलाफ ये डेक्कन पीजेंट अपराइजिंग होता है। और भाई मनी लेंडर्स बोलते हैं हमको पैसा दो, आपके ये कहते हैं पीजेंट हमारे पास नहीं है पैसा, तो उसके बाद टैक्स कैसे दे? तो बाद में ऐसा हो गया था, गवर्नमेंट ने कह दिया था कि एग्रीकल्चरल रिलीफ एक्ट लाए थे 1879 में। वहां कहा था चलो आपको देने की जरूरत नहीं है टैक्स, है ना, क्योंकि आपका बेसिकली फैमिन वैमिन आ गया था। तो इस चक्कर में ये रिवोल्ट हुआ था। किसके अगेंस्ट? आपके मनी लेंडर्स के अगेंस्ट, डेक्कन पीजेंट अपराइजिंग। आगे बढ़ेंगे। तो अब देखिए 75 में चालू हुआ था ना, इसके 2 साल बाद आपका रामोसी अपराइजिंग है। ये कहां पे है? ये महाराष्ट्र में ही है, ये दोनों ही महाराष्ट्र में है। तो याद रखिए क्रोनोलॉजी, सबसे पहले डेक्कन पीजेंट अपराइजिंग हुआ, फिर रामोसी। लीडर कौन है देखिए रामोसी के? तो यहां पे आप देख सकते हैं ये है वासुदेव बलवंत फाड़के। ये होते हैं लीडर ऑफ रामोसी अपराइजिंग। ये बेसिकली एंटी फेमाइन मेजर्स नहीं लिए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा। कह रहे थे वही फैमिन हो गया, हमारे जो फसल हो गए बर्बाद हो गए, लेकिन आप हमें कोई रिलीफ ही नहीं दे रहे हो, तो ये तो ठीक नहीं है। हमसे पूरा टैक्स वसूल कर रहे हो, जबकि भाई आप हमारा एग्रीकल्चर में आपका सपोर्ट नहीं है, टैक्स आप पूरा वसूल कर रहे हो, और हमारा जो फसल है का नुकसान हो गया, अभी फैमिन आ गया, क्या करें? तो इसलिए ये भी एक प्रकार का पीजेंट अपराइजिंग था बाई वसुदेव बलवंत फाड़के 1877 टू 1887। 10 साल के करीब ये लड़ाई चली। नेक्स्ट बात करते हैं, पंजाब पहुंचते हैं हम लोग। महाराष्ट्र से पहुंचते हैं पंजाब। पंजाब में एक आ गया था लैंड एलिनेशन एक्ट, ठीक है। इसके डिटेल में ना जाते हुए ये समझते हैं कि पंजाब के लोगों को ये पसंद नहीं आया, तो इन्होंने रिवोल्ट कर दिया 1907 में। लीडर्स याद रखिए कौन है? अजीत सिंह, ये तो भगत सिंह के चाचा जी हैं। इसके अलावा हेत ठक्कर, बाबा रूर सिंह, बाबा सोहन सिंह, तेजा सिंह, स्वतंत्र और वाधवा राम और भी कई लीडर्स हैं। तो ये पंजाब पीजेंट रिवोल्ट, डेट याद रखिएगा 1907, ठीक है। उसके बाद ईका मूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे ही ये ईका मूवमेंट भी था, जहां पे पासी कम्युनिटी और अहीर कम्युनिटी जो थी उसने ये रिवोल्ट किया था, क्योंकि भाई आपका रेंट बढ़ा दिया था, टैक्स बढ़ा दिया था गवर्नमेंट ने फिर से। कहां पे? हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर, ये सब लखनऊ के आसपास का रीजन है। यहां पे आपका ये ईका मूवमेंट स्प्रेड हुआ था ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। ईका मूवमेंट हमने देख लिया। तो यूपी आ गए हम लोग। अभी देखिए बंगाल से हम लोग महाराष्ट्र गए, महाराष्ट्र से हम लोग पंजाब आ गए, पंजाब से अभी यूपी आ गए। यूपी में ईका मूवमेंट। नेक्स्ट, अब देखिए गांधी जी के द्वारा कौन से पीजेंट मूवमेंट्स थे? तो इसमें हमें पता है चंपारण बिहार में और खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा गुजरात। तो 1917 में चंपारण हुआ। एक और था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, वो बेसिकली पीजेंट रिवोल्ट नहीं था, लेकिन ये दोनों पीजेंट रिवोल्ट थे, चंपारण और खेड़ा। तो ये आपका चंपारण वाला सत्याग्रह भी वही नील की खेती जबरदस्ती करवा रहे हैं, यानी कि अपने 3 कथिया सिस्टम ये कहते थे, नील की खेती एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ लैंड में आपसे करवाया जाता था जबरदस्ती। तो इसी के अगेंस्ट में आपका चंपारण सत्याग्रह होता है गांधी जी का। डेट याद रखिएगा, प्लेस याद रखिएगा। और खेड़ा में भी डेट याद रखिएगा 1918 और प्लेस होगा गुजरात। नेक्स्ट, अब देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वगैरह सब खत्म हो गया। 1928 का ये रिवोल्ट है बारदोली सत्याग्रह।
बारदोली सत्याग्रह एक्चुअली 1928 से पहले ही चालू हो गया था, ठीक है। 1928 में गांधी जी इसमें इन्वॉल्व हो गए थे। कहां पे? प्लेस याद रखिए, सूरत में। लीडर्स थे आपके वल्लभ भाई पटेल, मेहता ब्रदर्स। इसमें ऐसा हो गया था कि लोगों ने कहा था कि अब इनके रेवेन्यू में बढ़ोतरी होनी चाहिए। जो पीजेंट्स हैं यहाँ पे, कुंभी पाटीदार पीजेंट्स और अनटचेबल्स, तो ये सब पीजेंट्स लोग यहाँ पे वर्क करते थे, तो इनका टैक्स बढ़ाने की बात हुई। अचानक से एक कमिटी बैठती है, कहती है कि भाई 30% आपका टैक्स बढ़ा दिया, तो अब ये टैक्स तो बहुत ज्यादा है। उसके बाद रिवोल्ट वगैरह होता है, फाइनली मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमेटी बनती है जो कहती है कि भाई 30% तो ज्यादा है, एक काम करते हैं केवल 6% ही बढ़ाएंगे। तो ये पूरा शॉर्ट में हमने समझ लिया। थोड़ा अगर डिटेल में समझे तो देखिए, जनवरी 1926 में आपका लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया गया था 30%। कांग्रेस ने कहा कि ये तो बदतमीजी है, कैसे बढ़ा दिया आपने 30%। तो कांग्रेस ने जब प्रोटेस्ट किया तो बारदोली इंक्वायरी कमेटी बैठी। बारदोली कमेटी बैठी और ये कमेटी वमिटी का तो ऐसे ही चल रहा है, लेकिन इस दौरान पटेल साहब ने इस मूवमेंट को संभाल लिया। फरवरी 1926 को कहा कि भाई ये तो गलत बात है, अब इस तरीके से टैक्स बढ़ा रहे हो, ये सही बात नहीं है। और क्योंकि पटेल साहब ने बारदोली सत्याग्रह में बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाई थी, तो बारदोली की जो महिलाएं थी उन्होंने पटेल साहब को पहली बार सरदार का टाइटल दिया था। देखिए, पूछेगा आपसे सरदार का टाइटल किसने दिया था, तो वुमेन ऑफ बारदोली ड्यूरिंग द बारदोली सत्याग्रह गेव सरदार पटेल द टाइटल ऑफ सरदार। मूविंग ऑन, अब ये चल रहा है 1926 के बाद। उसके बाद अचानक से तो 2 अगस्त, अब ऐसा हो गया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को अरेस्ट करने का नौबत आ गया था। तो गांधी जी ने अपना सपोर्ट दिखाया। 2 अगस्त 1928 को गांधी जी आते हैं, बारदोली सत्याग्रह करते हैं और सपोर्ट करते हैं। तो फाइनली देखिए, आपका ब्रूमफील्ड मैक्सवेल कमेटी बनती है, कहती है कि बात तो गलत है, 30% हाइक गलत है, 6% हाइक कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब लोग मान लिया बाद में। तो ये आपका हो गया बारदोली सत्याग्रह, ये तो याद ही रहेगा। उसके बाद ऑल इंडिया किसान सभा, ये लखनऊ में चालू हुआ था 1936 में। तो ये देखिए, पूछता है, बार बार पूछता है। मैं स्टार मार्क इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये पूछेगा तो गलत नहीं करना है। ऑल इंडिया किसान सभा का पूछेगा प्रेसिडेंट कौन है, आप बताइए। स्वामी सहजानंद सरस्वती। सेक्रेटरी कौन है, एनजी रंगा। तो इन दोनों का नाम हमें याद रखना है इन ऑल इंडिया किसान सभा। तो 1936 के बाद हम देखेंगे किसान मूवमेंट्स काफी ये जो ऑल इंडिया किसान सभा बना लखनऊ में, तो इन्होंने बड़ा एक योगदान दिया है पीजेंट मूवमेंट्स में आगे चल के आफ्टर 1936 ऑफ कोर्स, ठीक है। फिर आपका आता है बख्त मूवमेंट। ये बख्त मूवमेंट जो है ये आपका 1936 में बिहार में होता है, ठीक है। सेम डेट है, देखिए, ऑल इंडिया किसान सभा और बख्त मूवमेंट का, ठीक है। जमींदारों के अगेंस्ट मूवमेंट था, और ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं वो तेलंगाना रेबेलियन। अभी देखिए, तेलंगाना रेबेलियन बहुत ही खतरनाक रेबेलियन था, क्योंकि एक प्रकार से पीजेंट्स ने यहां पे हथियार उठा लिया था, और इसको बिगेस्ट पीजेंट गुरिल्ला वॉर भी कह सकते हैं। अब ये एक्चुअली वो समय था जब ब्रिटिशर्स धीरे धीरे इंडिया से गायब होने का प्लानिंग कर रहे थे, और यहां पे हैदराबाद में निजाम रूल किया करता था। तो निजाम जो क्या करता था, पीजेंट्स पे काफी अत्याचार होता था। तो सारे पीजेंट्स इकट्ठा हो गए, 3000 विलेज और 3 मिलियन पॉपुलेशन की जो लोग थी, जनता थी, वो निजाम के अगेंस्ट रिवोल्ट करती है और एक गुरिल्ला वॉरफेयर चालू करती है अगेंस्ट द निजाम। और ये सिचुएशन काफी एस्केलेट हो जाता है, एजिटेशंस काफी एस्केलेट हो जाती हैं, और कब तक चलती हैं, जब तक इंडियन फोर्सेस एंटर करते हैं आपके हैदराबाद में और हैदराबाद को कैप्चर कर लेते हैं, तब जाके आपका ये जो तेलंगाना रेबेलियन आपका शांत होता है। इसको तेलंगाना सयुधा पोरातम भी बोलते हैं, तेलंगाना सयुधा पोरातम, ठीक है। अब ये तेलंगाना में हमने देख लिया, आजादी के बाद की बात है, मतलब आजादी से जस्ट पहले 1946 में आपका हैदराबाद, इंडियन फोर्सेस पहुंच गई थी हैदराबाद, है ना, और निजाम का रूल खत्म हो गया था। नेक्स्ट है आपका तीभागा मूवमेंट। तीभागा मूवमेंट भी आपका यही इंडिपेंडेंस के आसपास के टाइम का ही है, बंगाल का है। इसमें देखिए, जो ऑल इंडिया किसान सभा जो 1936 में बनती है, उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। अच्छा, तेलंगाना जो रेबेलियन है ये कम्युनिस्ट लेड था, मतलब कम्युनिस्ट जो पार्टीज है ये सपोर्ट किया था इस रेबेलियन को। तीभागा मूवमेंट देखा ऑल इंडिया किसान सभा का, ये भी तो ऑल इंडिया किसान सभा कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से इसका रिलेशन तो था ही, तो इसके द्वारा ये मूवमेंट चलाया गया था। तो ये 1950 तक चला, आजादी के बाद तक चला, और ये खत्म हुआ जब एक एक्ट पास होता है जिसे कहते हैं बरगादारी एक्ट। बरगादारी, ये तो बरगादारी क्या होता है, देखिए, बरगादार उसको कहते हैं शेयर क्रॉपर्स। शेयर क्रॉपर्स का मूवमेंट था, और एक फ्लड कमीशन बना था जिसने कहा था कि फ्लड्स वगैरह आते हैं तो आपका 2/3 शेयर हमेशा शेयर क्रॉपर्स को जाना चाहिए। अब ये जो शेयर क्रॉपर्स होते कौन है, शेयर क्रॉपर्स का मतलब ये है, एक मान लीजिए आपका लैंड है, लैंड का ये ओनर है,
लैंड का ओनर है लेकिन ये खुद खेती नहीं करता, एक दूसरे फार्मर को दे देता है कि भाई हमारी तरफ से आप खेती करिए। तो जो ये फार्मर है जो इस पे एक्चुअल खेती करता है उसको बोल दिया हमने शेयर क्रॉपर्स, ठीक है, और उसको एक्सप्लॉयटेशन वगैरह होता है बाय द फार्मर जो एक्चुअल ओनर ऑफ द लैंड है। तो ये पूरी कहानी है। तो आपके इनको बरगादार भी बोलते हैं। तो बरगादार एक्ट आता है 1950 में और ये रिवोल्ट खत्म होता है तिबागा मूवमेंट का, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, पीजेंट मूवमेंट भी यहां हमने खत्म किया। नेक्स्ट मूवमेंट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्राइबल मूवमेंट। ट्राइबल मूवमेंट में एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ये देखिए, बंगाल का मैप बनाने की हमने कोशिश की है। तो यहां पे वो पोजीशन दिखाया है जो कि है बंगाल में मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट। तो मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में आपका छुअर अपराइजिंग हुआ था। तो ट्राइबल लोग थे आपके छुअर रीजन के, वो ये अपराइजिंग करते हैं। मेन लीडर इनके थे दुर्जन सिंह। तो लंबा रिवोल्ट था, 1771 में स्टार्ट होता है, 1809 तक चलता है, करीबन आप कह सकते हैं 40 साल के आसपास। इतने लंबे पीरियड में ये रिवोल्ट चलता है। तो इसमें अलग अलग लीडर्स भी आएंगे। तो दुर्जन सिंह तो मेन लीडर थे जिनका नाम हमें ध्यान में रखना है। इसके अलावा श्याम गंजन और माधव सिंह, तो ये सब भी इसके लीडर्स होते हैं। तो ये जो छुअर अपराइजिंग सबसे अपने पीक पे पहुंचती है कब? 1798-99 में ये अपने पीक पे पहुंचती है। तो ये डेट आप ध्यान में रख सकते हैं, 1798 to 99, ठीक है, या 1771 में बेसिकली एक्चुअली ये स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट के हिसाब से देखा जाए तो ट्राइबल मूवमेंट में पहला मूवमेंट आपका छुअर अपराइजिंग है। फिर 1778 में एक और अपराइजिंग है, आप देखेंगे ये आपका झारखंड का मैप बनाने की कोशिश हो रही है। झारखंड में इस वाले रीजन में, नॉर्थ ईस्ट झारखंड में आप देखेंगे राजमहल हिल्स है। राजमहल हिल्स में ये पहाड़िया रेबेलियन होता है और इसके लीडर होते हैं राजा जगन्नाथ। राजा जगन्नाथ वॉज द लीडर ऑफ पहाड़िया रेबेलियन। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग भील रिवोल्ट। अब देखो ये 1700 की बात कर ली ना, 1700 यानी कि 18th सेंचुरी में के ये दो रिवोल्ट याद रखने हैं। सबसे पहले छुअर अपराइजिंग, देन पहाड़िया अपराइजिंग। अब हम लोग 18th सेंचुरी में आ जाते हैं क्योंकि हमने बताया ना क्रोनोलॉजी ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन क्रोनोलॉजी बेस्ड पूछता है और लीडर बेस्ड भी पूछेगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आते हैं भील रिवोल्ट। अब देखिए भील कहां है बेसिकली। नॉर्मली आप देखेंगे खानदेश का रीजन, मध्य प्रदेश में धार रीजन, मालवा रीजन, वेस्टर्न घाट्स का रीजन यहां पे जो आप देख रहे हैं जो शेड किया हुआ है, और राजस्थान, साउथ राजस्थान के रीजन में आप देखेंगे भील रहते हैं, भील ट्राइब रहती है। तो भील ट्राइब वेस्टर्न घाट्स में भी रहती है। तो ये वेस्टर्न घाट्स का रीजन आप यहां पे शेडेड पार्ट पोर्शन देख सकते हैं। तो इन्होंने ये अक्सर रिवोल्ट करते रहते थे। सबसे पहला इन्होंने रिवोल्ट किया था 1817 to 19 और उसके बाद 100 साल बाद दोबारा रिवोल्ट किया था इन्होंने 1913। तो ये समझ लीजिए दो रीजन भील रिवोल्ट आपको ध्यान में रखना है। लीडर कौन है? लीडर है काजी सिंह और भीमा नायक। काजी सिंह और भीमा नायक, ये लीडर के नाम हमें याद रखने हैं भील रिवोल्ट में। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट, हो और मुंडा। तो हो और मुंडा ट्राइब कहां रहती है? ये देखिए झारखंड पहुंच गया फिर से हम लोग। झारखंड में छोटा नागपुर और सिंहभूम रीजन में आप देखेंगे हो और मुंडा ट्राइब रहती है। तो देखिए छुहर, पहाड़िया, फिर भील हो गया, फिर मुंडा, क्रोनोलॉजी से चल रहे हैं हम लोग। तो यहां पे देखिए सबसे पहले राजा पराहत, ये आपके हो ट्राइब से बिलोंग करते थे, छोटा नागपुर और सिंहभूम रीजन में। इन 1927 में रिवोल्ट किया। इसके बाद ये बेसिकली हो रिवोल्ट था। उसके बाद 1831 में हो और मिंडा साथ हो गए, उन्होंने रिवोल्ट किया। और 1899 to 1900 ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्चुअली आप समझ लीजिए तीसरा रिवोल्ट हो गया हो और मुंडा का, 1827 में, 1831 में और फाइनली 1899 to 1900 में। और 1899 to 1900 में इसको उलगुलन मूवमेंट भी बोलते हैं। और ये बेसिकली मुंडा जो नेता है, लीडर है, जिनका नाम था बिरसा मुंडा, उनके द्वारा ये रिवोल्ट किया गया था 1860 to 1920। इनका जन्म हुआ था 1860 में, डेथ हुआ था 1920 में। और ये 1899 to 1900 में उलगुलन मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया। बाद में इनको कैप्चर कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। कहां से बिलोंग करते थे? रांची रीजन में बिलोंग करते थे ये बिरसा मुंडा। तो उलगुलन मूवमेंट किससे रिलेटेड है? बिरसा मुंडा से रिलेटेड है। ये तो ध्यान में रहेगा आपको। तो ठीक है, तो हमने देख लिया छूहर, फिर से एक बार बार करेंगे हम लोग, छूहर, पहाड़िया, भील, हो और मुंडा। तो ये चार क्रोनोलॉजिकली हम लोग ने याद कर लिया। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं कोल पे। कोल तो भील के बाद बेसिकली हो मुंडा ने स्टार्ट किया था 1827 में। उसके बाद उनके तीन डेट्स याद रखे हमने, 27 में, 31 में और आपके 99 में। लीडर में राजा पराहत याद है और बिरसा मुंडा याद है। तो अभी देखिए 1827 के जस्ट बाद आपका एक और रिवोल्ट होता है, दैट इज कोल अपराइजिंग। कोल अपराइजिंग ये वही पालमऊ, सिंहभूम, हजारीबाग, झारखंड वाले रीजन में 1831 में हुआ था। तो 1831 में आपका
हो मुंडा भी कर रहे थे रिवोल्ट, यहां पे देखिए 1831 है, और इसी के साथ साथ आपका कोल अपराइजिंग भी हो रही है 1831 में। कहां पे? छोटा नागपुर रीजन में, सेम रीजन में ही हो रहा है। अब कोल अपराइजिंग में आपको लीडर का नाम याद रखना पड़ेगा, नाम है बूदो भगत। बूदो भगत आपको याद रखना पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। तो यहां पे देखिए ये आपका झारखंड है, झारखंड में ये जो रीजन है आपका शेडेड पोर्शन जो हमने ब्लैक से शेड किया है, ये है कोल के रीजन, कोल ट्राइब यहां पे रहती है और कोल अपराइजिंग यहीं पे हुई थी। अब कोल अपराइजिंग के बाद क्रोनोलॉजिकली देखेंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग 1837 में। 1837 में कोल अपराइजिंग नहीं हुआ, कोंद अपराइजिंग हुआ। तो याद रखिए कोल अपराइजिंग के जो नेता हैं वो है बूदो भगत, और जो कोंद अपराइजिंग है, सुनने में सेम लग रहा है, ठीक है, लेकिन कोल पहले हुआ था, कोंद बाद में हुआ था, और कोंद के जो लीडर थे वो थे चक्रा बिशोई। चक्रा बिशोई वॉज द लीडर, और ये कोंद अपराइजिंग आपका 1837 से 1856 में हुआ था, बाद में 1914 में भी हुआ था उड़ीसा रीजन में। तो चक्रा बिशोई याद रखिए, कोंद अपराइजिंग, ठीक है। ये आपका बहुत लंबा रीजन है, तमिलनाडु से बंगाल तक के जो हिली रीजन है ना ईस्टर्न घाट्स के, वहां पे ये कोंद रहते हैं, ठीक है। तो ये कोंद अपराइजिंग यहीं पे हुआ था, ईस्टर्न घाट्स में कह सकते हैं आप, ठीक है। अब क्रोनोलॉजिकल चल रहे हैं हम लोग, एरिया वाइज नहीं देख रहे। कोंद अपराइजिंग के बाद नेक्स्ट क्रोनोलॉजिकली आता है सांथाल रेबिलियन, जस्ट बिफोर द 1857 रिवॉल्ट ये सांथाल रेबिलियन आपका होता है। इसके आपके लीडर्स याद रखना काफी जरूरी है, क्योंकि इसके लीडर है सीधू और कानू। सीधू और कानू सांथाल होते हैं, और ये सांथाल रेबिलियन करते हैं 1855 टू 1856। कहां पे? राजमहल हिल्स, वही राजमहल हिल्स जहां पे कौन सा रिवोल्ट देखा था हमने इससे पहले? सबसे पहले पहाड़िया रिवोल्ट देखा था राजमहल हिल्स में, राजा जगन्नाथ का। अभी इसी आपके सांथाल रीजन जो है राजमहल हिल्स में, यहां पे मोस्टली सांथाल्स रहते हैं। तो सीधू और कानू का रिवोल्ट यहां पे हुआ था राजमहल हिल्स में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देखिए ये झारखंड वाला रीजन से हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्रोनोलॉजिकली भी आगे बढ़ते हैं। अभी जो रिवोल्ट हम लोग देखेंगे वो आपका 1857 के रिवोल्ट के बाद के पीजेंट रिवोल्ट है, ध्यान दीजिएगा। 8वें नंबर पे पहुंच चुके हैं हम लोग। चलिए पहुंचते हम लोग गुजरात और एमपी। गुजरात एमपी में आपका नायकदा मूवमेंट हुआ था, नायकदा मूवमेंट। इसके लीडर थे रूपा नायक और के नायक, ठीक है। तो ये आपका 1858 टू 59, जस्ट आफ्टर द 1857 रिवॉल्ट, और 1868 में भी हुआ था नायकदा रिवॉल्ट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं भूयन और जाउनंग रेबिलियन। तो ये भूयन और जाउंग रेबिलियन जो था, ये आपके लीडर्स देख लेते हैं पहले, रत्ना नायक और धरनी नायक। रत्ना नायक और धरनी धर नायक या धरनी नायक। तो रत्ना नायक और धरनी नायक लीडर थे। कहां पे था? प्लेस कहां था, लोकेशन कहां था? केओंझार उड़ीसा। तो ये जस्ट आफ्टर नायक द रिवॉल्ट हो गया, ये आपके उड़ीसा वाले रीजन में, केओंझार रीजन में। तो 1867-68 में भी हुआ था, आपका 1891-93 में भी ये हुआ था। 1861 का रीजन ये था कि जो ओडिशा के जो राजा हैं उनकी डेथ हो गई थी, तो ब्रिटिशर्स ने अपना ही एक पपेट थ्रोन पे बैठा दिया था, लोगों ने इसका रिवोल्ट किया। तो ये आपका भूयम और जुअंग रेबेलियन हो गया उड़ीसा में, ठीक है। अब आते हैं क्रोनोलॉजिकली आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज आपका छोटा नागपुर रीजन, दोबारा हम लोग पहुंच जाते हैं अब। तो देखिए 1857 के बाद हमने नायकदा देखा, आपका भूयन देखा, और थर्ड है आपका खारबार छोटा नागपुर, 1874 की बात है। इसको सफाहोर मूवमेंट भी बोलते हैं, खारवार रेबिलियन या सफाहोर रेबिलियन। तो यहां पे लीडर याद रखिए खारवार रेबिलियन के भागीरथ मांझी। भागीरथ मांझी वॉज द लीडर। तो क्रोनोलॉजिकली हम लोग 1874 पे पहुंच गए हम लोग, ठीक है। 1874 में पहुंचने के बाद अगला जो रिवोल्ट है दैट इज कोया रिवोल्ट। कोया रिवोल्ट आपका, इसके लीडर थे तोम्मा सोरा और राजा अनंतयार, ठीक है। राजा अनंतयार और तोम्मा सोरा। देखिए अब हम लोग आंध्र प्रदेश के रेबिलियन देखेंगे। आंध्र प्रदेश के रेबिलियन में हमने देखा कोया रिवोल्ट ईस्टर्न गोदावरी रीजन में, और क्रोनोलॉजिकली हमने देखा 1879, 1880 और फिर 1886 में भी हुआ था। हालांकि ये जो कोया रिवोल्ट है बीच बीच में पहले भी हुए हैं, जैसे 1803 में, 1842 टू 1862 में। उसके बाद 1879 टू 80 में यहां हम देख ही रहे हैं, जहां पे तोम्मा सोरा वॉज द लीडर, और बाद में राजा अनंतयार ये आपका लीडर बनते हैं कोया के। तो ये हमने देखा आपका आंध्र प्रदेश का रिवोल्ट, ठीक है, जस्ट आफ्टर आपका खारवार रिवोल्ट। आप इसको देख सकते हैं क्रोनोलॉजिकली। अभी क्रोनोलॉजिकली इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पूछा जाता है भाई एग्जाम में, क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए कौन सा पहले कौन सा बाद में, राइट। आगे बढ़ेंगे। अभी आंध्र प्रदेश के अगले हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट आपके रिवोल्ट की, जिसका नाम है खोंडा दोरा। तो कोया और खोंडा दोरा दोनों का नाम के से चालू हो रहा है 1900 में,
बाबर रीजन ऑफ विशाखापट्टनम, यहां पे देख सकते हैं, लेड बाय कोरा मल्लिया। तो कोरा मल्लिया वॉज द लीडर। इससे पहले वाले आप याद कर ही चुके होंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए अब देखिए 1900 पहुंच चुके हैं। अब हम लोग 20वीं शताब्दी पे आते हैं। तो 20वीं शताब्दी में सबसे पहला जो रिवोल्ट हम देखेंगे वो है बस्तर रिवोल्ट। अगेन पहुंच गए हम लोग जगदलपुर, बस्तर, झारखंड वाले रीजन में पहुंच गए। अब यहां पे सॉरी, ये तो छत्तीसगढ़ वाला रीजन आ गया ना। हाँ, छत्तीसगढ़ वाले रीजन में हम लोग बस्तर रिवोल्ट देखेंगे। गुंडाधूर और लाल करेंद्र सिंह, लाल करेंद्र सिंह और गुंडाधूर, ये आपका बस्तर रिवोल्ट। इसको भूमकल मूवमेंट भी बोलते हैं। तो आपसे पूछा जाए अगर भूमकल मूवमेंट कौन से प्लेस का है, तो आप बताइए छत्तीसगढ़ का है। डेट पूछा जाए तो 1910, और लीडर पूछा जाए तो गुंडाधूर और लाल करेंद्र सिंह। आगे बढ़ेंगे। फिर आते हैं ताना भगत मूवमेंट। अब नेक्स्ट ये जो मूवमेंट है छोटा नागपुर रीजन में था। इसमें मुंडा और ओरायन ट्राइब्स का रिवोल्ट है, और इसमें आपके लीडर हैं जात्रा भगत, बलराम भगत, ताना भगत। तो ये सब आपके लीडर्स थे, ठीक है। फिर आपके रामपा रिवोल्ट। तो रामपा रिवोल्ट पे हमने अभी एक मूवी आई है ना, RRR, RRR। तो ये कहीं ना कहीं इस रिवोल्ट से ही आपका इंस्पिरेशन लेती है। ये भी आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश में हमने कोंड देखा, सॉरी हमने क्या क्या देखा, हमने कोया देखा, कोया के बाद खोंडा दौरा देखा। अब तीसरा हम देख रहे हैं रामपा रिवोल्ट। 1916 में भी हुआ था, 1922-24 में भी हुआ था। तो यहां पे इसके जो लीडर थे ये है अलूरी सीताराम राजू। ये कोया ट्राइब के थे। कोया ट्राइब का रिवोल्ट हमने पहले भी देखा है ना, कोया रिवोल्ट। तो ये कोया ट्राइब के अलूरी सीताराम राजू थे, और इनका फिर कैप्चर हो गया था। बाद में इनका एग्जीक्यूशन भी किया गया था। 1924 की बात हो रही है यहां पे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब ये आपके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद के सब रिवोल्ट हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे झारखंड अपराइजिंग हुआ छोटा नागपुर रीजन में। वो छोटा नागपुर रीजन आपका बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल का रीजन है, हमें मालूम है। तो ये इसमें 1937 में बनती आदिवासी महासभा, और 1949 में, ये बेसिकली इंडिपेंडेंस की बात होगी, रीजनल झारखंड पार्टी बनाती है, यही झारखंड अपराइजिंग। तो ये 1920 से चली आ रही है। तो ये डिस्कस कर दिया हमने। उसके बाद बात करते हैं फॉरेस्ट सत्याग्रह। तो फॉरेस्ट सत्याग्रह, फॉरेस्ट को बचाने के लिए जो सत्याग्रह किया जाता है उसकी बात हो रही है। तो यहां गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में हुआ था 1920s में, और बिहार में भी हुआ था आपका खारवार ऑफ पाल्मो, पाल्मो रीजन के खारवार ट्राइब के द्वारा 1930s में ये सत्याग्रह होता है। एक कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है, पूरा आपका लंबा ड्यूरेशन है, ठीक है। फिर देखिए फाइनली हमारा गोंड अपराइजिंग 1940s में होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट। अब देखिए ट्राइबल मूवमेंट ही हम लोग यहां पे देख रहे हैं, ट्राइबल मूवमेंट देख रहे हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट को फोकस करके। सबसे पहले 1857 से पहले के रिवॉल्ट देखेंगे तो अहोम रिवॉल्ट होता है। हमें पता है असम में एक अहोम किंगडम होता था। तो ये अहोम्स के द्वारा ये रिवोल्ट होता है असम में, और लीडर्स के नाम याद रखने हैं आपको, गोमधर कोनवर, धनंजय बोरगोहेन और जयराम खगरिया। तो ये आपके लीडर्स है अहोम रिवोल्ट के। इसके बाद नेक्स्ट क्रोनोलॉजिकली हम खासी रिवोल्ट पे आते हैं। तो खासी ट्राइब हमको पता है, गारो खासी जयंतिया हिल्स है। ये खासी ट्राइब मेनली जयंतिया और गारो हिल्स में रहती थी। तो ये 1830 में रिवोल्ट हुआ था। 1829 से बेसिकली 1830 तक ये रिवोल्ट चलता है। और इसमें यहां पे नन क्लो रूलर रूल तीरथ सिंह लीडर थे। देखिए खासी रिवोल्ट में तीरथ सिंह याद रखिए बस, ठीक है। उसके बाद सिंगपो रेवेलियन आपका 1830 से 31 और 1843 को भी हुआ था। ये आपका असम में, और लीडर थे आपके निरंग फिदू, ठीक है। और ये इस रिवेलियन में आपका ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट है, उसका मर्डर हो गया था। तो ये रिवोल्ट में ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, सिंगपो रेबिलियन आसाम। अब देखिए 1857 के बाद के रिवोल्ट की अगर हम बात करें, त्रिपुरा में कुछ रिवोल्ट की बात करते हैं। 1863 में आपका परीक्षित जमातिया, यहां पे जो राजा थे उनके द्वारा ये रिवोल्ट होता है। भारती सिंह के द्वारा रिवोल्ट होता है 1920 में। और रियांग रिवोल्ट होता है जहां पे लीडर वॉज रत्नामणि 1942-43 इंडिपेंडेंस के पास। तो 3 रिवोल्ट याद रखना, सबसे पहले परीक्षित जमातिया, फिर भारती सिंह और फिर रियांग रिवोल्ट। त्रिपुरा की बात कर ली हमने। मणिपुर पर पहुंचते हैं। मणिपुर में 1917-1919 जस्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से पहले वाले टाइम पे मणिपुर में आपका रिवोल्ट कर दिया था कुकी ट्राइब ने। और क्योंकि बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 के लिए रिक्रूटमेंट चल रहा था, तो उन्होंने कहा जबरदस्ती रिक्रूटमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो लेबर रिक्रूट किया जा रहा था। तो इसके पीछे आपका कुकी रिवोल्ट होता है, काफी सारा वायलेंस भी होता है। देखिए अब मणिपुर में हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। ये जो आपका कुकी वायलेंस होता है, ये जो कुकी रिवोल्ट होता है, उसमें काफी वायलेंस भी होता है। वायलेंस होता है विद द नागाज के साथ काफी वायलेंस होता है। तो ब्रिटिशर्स प्रोटेक्ट नहीं कर पाते कुकी वायलेंस को। तो यहां पे नागा लोग यहां पे गुस्सा हो जाते हैं।
तो इन्होंने चालू कर दिया नागा मूवमेंट, भाई हमको खुद को प्रोटेक्ट करना है अगर, तो बेसिकली इस रीजन में कुकी भी रहते थे, नागा भी रहते थे। तो कुकी ने जब रिवोल्ट किया ब्रिटिशर्स के अलावा, तो इस वॉयलेंस में कुछ नागा लोग को भी टारगेट करके मारा गया। तो नागा लोगों ने कहा कि ब्रिटिशर्स हमें बचा नहीं पा रहे हैं, तो हमारा अपना मूवमेंट, तो इन्होंने अपना मूवमेंट चालू किया। लीडर मेन इनके थे जादो नंग। तो जादो नंग ने स्टार्ट किया था 1920s में, जिसका और नाम दिया था जिलैंग ग्रोंग मूवमेंट, जेलियान ग्रोंग मूवमेंट। अपना प्रोनाउंसिएशन करने का पूरा प्रयास कर रहा हूं, ठीक ना हुए तो मुझे माफ कीजिएगा। जेलियांग ग्रोंग मूवमेंट स्टार्ट किया था जादो नंग ने। तो ये जो जेलिनोंग मूवमेंट जो है, इसके लीडर हैं जेमी, लियांगमेई, रोंगमेई ट्राइब्स। ये सब ट्राइब्स हैं, ये इनके इस मूवमेंट से जुड़े। मणिपुर की यहां पे बात हो रही है, नागा मूवमेंट, राइट। तो इसके बाद जादो नंग ने कल्ट स्टार्ट किया मणिपुर में। बेसिकली मणिपुरी ट्रेडिशंस को बचाने के लिए एक कल्ट चालू किया गया, नाम रखा इन्होंने हेराका कल्ट। 1930s की यहां पे बात हो रही है मणिपुर में। अब तो ये जो है, जो मूवमेंट था, बाद में ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई झगड़ा होता है और एंड में इनको हैंग कर दिया जाता है 1931 में। इसके बाद इनके कजिन, जिनका नाम था रानी गायदिनलू, इन्होंने ये जो हेराका कल्ट का लीडरशिप अपने हाथों में लिया। और उसके बाद ये भी ब्रिटिशर्स से लड़ती नहीं, बाद में ब्रिटिशर्स ने इनको जेल भी हो गई, बाद में रिलीज होती है आफ्टर इंडिपेंडेंस। और 1946 में आपका काबुई नागा एसोसिएशन भी बोला जाता है, रानी गायदिनलू, ठीक है, रानी गायदिनलू की बात हो गई। और इसके बाद फाइनली कुछ और छोटे मोटे मूवमेंट्स हम देखेंगे, जैसे रिवोल्ट ऑफ सिंटेंग्स, ये जयंतिया हिल्स की बात है, रिवोल्ट ऑफ फूलागुरी 1861, रिवोल्ट ऑफ सल्फा 1872-73 और काचानागा अपराइजिंग ऑफ चाचर रीजन, असम में ही है, 1882 की बात हो रही है। वुमेन्स वॉर इन मणिपुर आपका 1904 में आता है। तो ये सारे हमने नॉर्थ ईस्ट के मूवमेंट्स यहां पे कंप्लीट कर दिए और पूरे विस्तृत तरीके से कंप्लीट किए, लगभग कुछ भी छोड़ने का प्रयास नहीं किया है, सब कवर कर लिया यहां पे। तो आई होप ये कंप्रिहेंसिव लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, ठीक है, कमेंट करो। कुछ लोगों ने कमेंट भी किया है, कुछ चीजें उन्होंने बोली है कि मुझे करना चाहिए, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं धीरे धीरे अपने वीडियो का क्वालिटी और बेटर करूं और लेकिन मेरा मेन फोकस है जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म करना है एग्जाम से पहले, ठीक है। तो उसके लिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा, पीसीएस एग्जाम से पहले सिलेबस आपका खत्म कर देंगे। तो इसी के साथ रिवाइज करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।